कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल्स फिल्म के मिड क्रेडिट सीन की। लेकिन शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग जरूर देना चाहूंगा। जिन्होंने मूवी नहीं देखी है पहले जाके जरूर देख लें और तभी इस वीडियो को देखें। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट नहीं किया था, मगर फैंस को ये मूवी बहुत पसंद आई है और इसी फिल्म से थैनोस के भाई स्टार फॉक्स एंड पिप द ट्रोल ने अपना MCU डेब्यू कर लिया है। और आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं दोनों के बारे में काफी डिटेल में बताने वाले हैं। हम इनके ओरिजिन, पावर और एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि इरोस की माइंड कंट्रोल पावर भी इंक्लूडेड है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि इन दोनों में से किसी एक ने एक इन्फिनिटी स्टोन को अपने टोज के बीच में छिपाया हुआ था। तो अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो पहली चीज हमारे दिमाग में आई थी वो ये थी कि मूवी के मिड क्रेडिट सीन में पिप द ट्रोल के कैरेक्टर का वॉइस कौन कर रहा था। वेल, ये और कोई नहीं बल्कि पेटन ऑसवाल्ड हैं। हमने इनको एजेंट ऑफ शील्ड में भी कई बार देखा है और अब फाइनली इन्होंने MCU में डेब्यू कर लिया है। पिप अपना पाइप डाउन नहीं करता है जब वो थैनोस के भाई स्टार फॉक्स को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। स्टार फॉक्स इरोस ही है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हर कोई MCU फैन एक कॉमिक रीडर नहीं होता है। तो जो पहला सवाल सभी के जहन में आ रहा है वो ये है कि स्टार फॉक्स थैनोस की तरह पर्पल क्यों नहीं है। इस बात का जवाब छिपा है स्टार फॉक्स के ओरिजिन में। थैनोस की ही तरह स्टार फॉक्स एक इटर्नल है और टाइटन का रेजिडेंट है। स्टार फॉक्स के लोग मॉडिफाइड ह्यूमंस थे जो कि सैटर्न के मून टाइटन पर जाकर बस गए थे। स्टार फॉक्स को एलार्स और स्यूजैन ने उसके भाई थैनोस के साथ बड़ा किया था, मगर इन दोनों भाइयों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। इन दोनों में से एक जेनोसाइडल पर्पल मैड टाइटन था, वहीं पर दूसरा एक जॉली एडवेंचरर। वहीं अगर थैनोस के पर्पल कलर के बारे में बात करें तो वो इसलिए है क्योंकि थैनोस को डिविएंट सिंड्रोम था और इसी वजह से डिविएंट जीन्स उसके DNA में थे। हाँ, माना कि थैनोस एक फुल फ्लेज्ड इटर्नल था, लेकिन वो फिर भी एक डिविएंट के जैसा नजर आता था। ये सभी टर्म्स आपके लिए काफी सेंस बनाएंगी अगर आपने इटर्नल्स और डिविएंट्स को एक्शन में देखा होगा। स्टार फॉक्स के अंदर ऐसा कोई जीन नहीं था और इसीलिए वो अपनी ह्यूमनॉइड अपीयरेंस में था। कॉमिक्स में ऐसा कहा जाता है कि स्टार फॉक्स की वजह से ही थैनोस का ऑब्सेशन था डेथ के साथ, और इसके बावजूद भी स्टार फॉक्स एक रोमिंग एडवेंचरर बनता है जिसने बहुत से मार्वल कैरेक्टर्स को सेड्यूस किया है। और इस बात का क्रेडिट उसके माइंड कंट्रोल पावर्स और सुपर स्ट्रेंथ को भी जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्टार फॉक्स ने थैनोस को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराया हुआ है, मगर कैसे, आप ये सवाल जरूर पूछेंगे। वेल, इस चीज का जवाब अगले सेक्शन में है। तो चलिए बात करते हैं स्टार फॉक्स की पावर्स के बारे में। तो स्टार फॉक्स की पहली पावर है लॉन्जेविटी। पहले जरा ऑब्वियस वंस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बाद हम फन पावर्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे। सभी इटर्नल्स की तरह स्टार फॉक्स भी एक काफी लॉन्ग लाइफ से ब्लेस्ड है। वो एक इमॉर्टल है, बाकी इटर्नल्स के जैसे ही। लेकिन जो इम्प्रेसिव बात इसके बारे में है वो ये है कि इसकी बॉडी कॉस्मिक एनर्जी का एक्यूमुलेट करती है, जो कि इसकी लाइफ को एक नॉर्मल इटर्नल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्सटेंड कर देती है। और यही चीज इरोस को काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। तो चलिए अब अगली पावर की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट पावर है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं मार्वल मल्टीवर्स में जो कि थैनोस को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा सकते हैं, और स्टार फॉक्स उन्हीं में से एक है। एंड ऑब्वियसली वो उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की वजह से है। उसके पास इतनी पावर है कि वो मैड टाइटन और उसके साथियों को कॉन्टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ में हरा सकता है, और उसने ऐसा बहुत ही आसानी से कर दिया था। और इस सक्सेस के पीछे का एक रीजन उनका चाइल्डहुड भी है। ये दोनों ही भाइयों की तरह बड़े हुए थे, जैसे कि बच्चे आपस में लड़कर बड़े होते हैं, और इसी वजह से स्टार फॉक्स को थैनोस की सभी ट्रिक्स मालूम थी। उसकी यही नॉलेज उसके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हुई। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि चीजें कैसे जाती हैं अगर स्टार फॉक्स MCU में एवेंजर्स को ज्वाइन करता है। एनीवे, अब अगली पावर के बारे में बात करते हैं, जो कि है सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस एंड इम्यूनिटी। अगेन, वाकी इटर्नल्स के जैसे ही स्टार फॉक्स काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। छोटी मोटी चीजें इस कैरेक्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं, लेकिन काफी ओकेजन्स पर स्टार फॉक्स गन फायर और नाइफ्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा वल्नरेबल भी साबित हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें कहानी पर ज्यादा डिपेंड करती हैं। स्टार फॉक्स के पास टेरेस्ट्रियल डिजीजेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी भी है, जैसा कि वाकी इटर्नल्स के पास भी है। और इस चीज पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी ह्यूमन कैलामिटीज उस तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकती हैं। और अब बात करते हैं इस कैरेक्टर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, जो कि है माइंड कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। स्टार फॉक्स एके इरोस के पास एक काफी खास एबिलिटी है जो कि किसी और इटर्नल के पास नहीं है।
वो एक हद तक माइंड कंट्रोल कर सकता है। एंड टू बी स्पेसिफिक, वो लोगों के इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक, और यही चीज उसको एक बहुत बड़ा खतरा बनाती है किसी भी फाइट के अंदर। थैनोस के जैसे बड़े डेंजर के अगेंस्ट भी स्टार फॉक्स उसके माइंड को ल्योर करके अपने ओपोनेंट के अंदर एक सेंस ऑफ कंफर्ट डाल सकता है, और इसके जरिए वो उस पर आसानी से जीत हासिल कर सकता है। और इस चीज को लेकर काफी बार उंगलियां भी उठी हैं कि स्टार फॉक्स ने एक्चुअली में कॉमिक्स में लोगों को सेड्यूस किया है या फिर इन्फ्लुएंस किया है उनके इमोशंस को, जिसके वजह से वो लोग उसके साथ सोने के लिए मजबूर हो गए। और यही चीज उसके एनिग्मेटिक कैरेक्टर का एक पार्ट है, और इसी वजह से शायद हैरी स्टाइल्स को इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए चुना गया है। वो एक लेडीज मैन हो सकता है, और डीसी के डिक ग्रेसन के जैसे वो इटर्नल्स का डिक ग्रेसन हो सकता है, बट इन सब के अलावा भी उसकी कूलेस्ट पावर है फ्लाइट। इटर्नल्स मूवी ने इस चीज को काफी हाईलाइट किया कि इकरिस के पास फ्लाइंग एबिलिटी है, मगर कॉमिक्स के अंदर लगभग हर एक इटर्नल उड़ सकता है, ना कि सिर्फ इकरिस। लोग ये जानकर काफी एक्साइटेड होंगे कि स्टार फॉक्स भी उड़ सकता है इकरिस के जैसे, और मैं बहुत ज्यादा होप कर रहा हूँ कि एमसीयू ने उसकी एबिलिटी रिटेन करके रखी होगी। हालांकि ये चीज साफ नहीं है कि दोनों में से फास्ट कौन है, ये सब राइटर्स के इंटेंशन के ऊपर निर्भर करता है। तो चलो, स्टार फॉक्स के बारे में बहुत बात हो गई, अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर के बारे में, जो कि था पिप द ट्रोल। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर वो लेक्सीडेजिया नाम के प्लेनेट का प्रिंस होता है, जो कि डॉलन सिस्टम में है। एंड लेक्सीडेजियंस ह्यूमनाइड्स होते हैं, जो कि काफी ज्यादा अर्थलिंग्स के जैसे दिखते हैं। मगर एक दिन जब ये प्रिंस दारू पी रहा होता है तो वो गलती से एक माइल्ड म्यूटेजेनिक बेवरेज को कंज्यूम कर लेता है, और इसी वजह से उसकी बॉडी में काफी खतरनाक चेंजेस हो जाते हैं। वो हुफ्स को ग्रो कर लेता है और उसकी बॉडी ग्रोथ भी रुक जाती है, और इस तरह उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रोल के फॉर्म में होता है, और यही ट्रोल लाइफ ऑफ हिडनिज्म की तरफ ड्रॉ होता है। और इन सब चीजों के बाद पिप सिर्फ दारू पीना और केओस को क्रिएट करना चाहता होता है, जिसकी वजह से उसके प्लेनेट के लोग उसको उसकी रैंक से उठवा देते हैं और एक नए प्रिंस को अपॉइंट कर लेते हैं। ये तो रही पिप के ओरिजिन की बात, पर पिप के पास कौन सी पावर्स हैं? तो चलिए इसी सब पर आते हैं। जो पहली एबिलिटी या पावर उसके पास है वो है इम्यूनिटी टू कन्वर्जन बीम। इंसिडेंटली जो पहली पावर पिप के हमारे सामने आई थी वो थी इम्यूनिटी। पिप बीइंग अ ट्रोल इम्यून है चर्च ऑफ ट्रुथ के कन्वर्जन बीम से, और ये पूरी की पूरी स्टोरी लाइन एक नॉट सो सटल नॉड है क्रिश्चियन क्रूसेड पर। लेकिन इस एक्ट का एक काफी इंटरेस्टिंग फिनाले होता है, जो कि हमको दिखाता है मैट टाइटन, एडम वॉरलॉक और पिप के टीम अप को। फर्स्ट इन्फिनिटी गॉन्टलेट की स्टोरी के बाद हम देखते हैं कि हीरोज ने कैसे थैनोस के ऑनस्लॉट के साथ डील किया, और इन्फिनिटी वॉच के पार्ट बनने के बाद हीरोज डिसाइड करते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स को आपस में बांट लेते हैं, जिससे कि ये स्टोन साथ में ना रहें और इनको गार्ड किया जा सके इंडिविजुअली। इन हीरोज की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको ये सभी स्टोन्स गार्ड करने थे, इसलिए उनका नाम द इन्फिनिटी वॉच पड़ गया, और पिप द ट्रोल उन्हीं गार्डियंस में से एक था। और पिप के पास स्पेस स्टोन आता है। पिप यही स्टोन अपनी टोज के बीच में रखता है, और ऐसा करने से ये स्टोन उसको अनलिमिटेड पावर्स दे देता है। मगर पिप ये पावर्स सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन के लिए यूज करता है। ट्रोल की लाइफ का एकमात्र पर्पस होता है हीडोनिस्टिक डिबॉचरी में इंडल्ज रहना। मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ बॉडीली प्लेजर्स, या स्पेसिफिकली बोलूं तो सेक्सुअल प्लेजर्स में इंडल्ज रहना, साथ में ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब चीजें करना जिसको इमोरल कंसीडर किया जाता है। एनीवे, पिप स्पेस जैम को सिर्फ एकमात्र इसी चीज के लिए यूज करता है। वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स पे जंप करता है इन्हीं सब प्लेजर्स की तलाश में, और लड़ाई के वक्त पिप स्टोन का यूज करता है अपने ओपोनेंट के हेड पर एक डेथ ब्लो देने के लिए। हालांकि पिप ज्यादा पावरफुल नहीं है, मगर ये काफी कॉन्विंग है, और यही सब चीजें शायद वो एमसीयू में भी कर सकता है। जैसा कि हमने देखा कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है, और इस चीज के लिए उसे स्पेस स्टोन की भी जरूरत नहीं है, जो कि ऑलरेडी एटम्स में रिड्यूस हो चुका है। तो चलिए एक बार फिर से कॉमिक्स की ओर रुख करते हैं। इन्फिनिटी वॉच के बाद पिप के हाथों से इस जेम को छीन लिया गया था, और वो इवेंचुअली बिना किसी पावर सोर्स के रह गया था। लेकिन इतना सारा वक्त स्टोन के साथ गुजारने की वजह से उसने काफी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली थी, जिसका मतलब ये है कि वो स्टोन की पावर को हार्नेस कर सकता है बिना स्टोन के मौजूदगी के भी। और इस चीज के लिए हम लेजी राइटिंग को दोष देना चाहेंगे, और शायद इसलिए किया गया हो जिससे कि पिप रेलेवेंट बना रहे। और अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये सारी चीजें कैसे इक्वेट करती हैं एक लाइव एक्शन पिप में जिसके पास स्पेस स्टोन नहीं है। साथ ही एक पॉसिबिलिटी ये भी सामने आ रही है कि रॉकेट रैकून गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में मर जाएगा,
और पिप उसको रिप्लेस कर सकता है। हमें नहीं पता कि ये कैरेक्टर फ्यूचर में क्या करेगा और इसके लिए मार्वल ने क्या क्या सोचा हुआ है, मगर हम इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। एंड पेटन ऑसवाल्ड की वॉइस हमें काफी ज्यादा एक्साइट करती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हैरी स्टाइल्स ने मार्वल के साथ 5 पिक्चर डील साइन की है और साथ ही साथ फिल्म में स्टार फॉक्स ने ये भी दिखाया था कि उसके पास एजे की तरह ही स्फेयर है, जिसकी मदद से वो सेलेस्टियल्स के साथ बातचीत करता है। साथ में उसने ये भी जानकारी दी थी कि सर्सी और वाकी के इटर्नल्स एक बहुत बड़े डेंजर में हैं। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये जॉली एडवेंचरर और उसके साथ में बैठा ये पिप इटर्नल्स के कैसे हेल्प करते हैं, और ये सारी चीजें हमें इटर्नल्स 2 में देखने को मिलेंगी। तो क्या आप लोग इटर्नल्स 2 के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ में हमें ये भी बताएं कि क्या आपको ये मूवी पसंद आई थी या फिर क्रिटिक्स की ही तरह आपके लिए भी ये मूवी एक एवरेज या बिलो एवरेज मूवी थी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।